नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विज्ञान में एक कदम सफलता की ओर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग लोअर पीसीएस के लिए साइंस एंड टेक का 2 चैप्टर कंप्लीट करेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, नैनो प्रौद्योगिकी और सूक्ष्मजीव विज्ञान। तो ये दोनों चैप्टर कंप्लीट करेंगे हम लोग। इसके पहले हम आपको बता दें कि आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको डेली क्विज मिलता रहेगा और बाकी PDF भी आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा लोअर पीसीएस के लिए एक ग्रुप भी है, जहाँ पे आप स्टडी डिस्कशन कर सकते हैं और बाकी पढ़ाई से संबंधित आप वहाँ पे PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं नैनो प्रौद्योगिकी, जिसमें सबसे पहला जो पॉइंट है नैनो तकनीकी, नैनो टेक्नोलॉजी। इसके बारे में पहले जानते हैं। तो नैनो एक ग्रीक शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है सूक्ष्म, छोटा या फिर बौना। तो नैनो जो है ये ग्रीक शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सूक्ष्म, छोटा या बौना। आप सभी लोगों को पता होगा। जैसे और नैनो ऐसे पदार्थ हैं जो अति सूक्ष्म आकार वाले तत्वों से बने होते हैं। यह टेक्नोलॉजी वह अप्लाइड साइंस है। तो ये जो टेक्नोलॉजी है वह अप्लाइड साइंस है जिसमें 100 नैनोमीटर से छोटे पार्टिकल पर भी काम किया जाता है। तो इस साइंस में जो है 100 नैनोमीटर से भी छोटे पार्टिकल पर काम किया जाता है। नैनो तकनीक पदार्थों को उसके परमाणविक स्तर तक छोटा कर उसे अधिक उपयोगी बनाने की प्रक्रिया है। तो जो नैनो टेक्नोलॉजी है ये पदार्थों को उसके परमाणविक स्तर तक छोटा कर उसे और अधिक उपयोगी बनाने की प्रक्रिया है। नोबेल पुरस्कार विजेता रिचर्ड फेनमैन, ध्यान रखिएगा, नोबेल पुरस्कार विजेता थे रिचर्ड फेनमैन ने 1959 में देयर इज़ प्लेंटी ऑफ रूम एट बॉटम नामक एक व्याख्यान के दौरान नैनो तकनीकी की अवधारणा का परिचय दिया था। तो रिचर्ड फेनमैन जो कि नोबेल पुरस्कार विजेता थे, उन्होंने 1959 में देयर इज़ प्लेंटी ऑफ रूम एट बॉटम नामक व्याख्यान के दौरान नैनो टेक्नोलॉजी की अवधारणा पेश की थी। विज्ञान की अंतर्राष्ट्रीय मापन प्रणाली के अंतर्गत नैनो से तात्पर्य 1 अरबवें भाग से होता है। 1 मीटर का 1 अरबवां भाग जो है 1 नैनोमीटर कहलाता है। यानी 1 नैनोमीटर में जो होता है 10 की घाते -9 मीटर होता है। 10⁻⁻9 मीटर जो है 1 नैनोमीटर होता है। तो आप ध्यान रखिएगा। अब आगे देखते हैं नैनो प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग इसके देखते हैं। तो नैनो प्रौद्योगिकी एक उभरता हुआ क्षेत्र है जो अर्थव्यवस्था के लगभग प्रत्येक क्षेत्र को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है। नैनो प्रौद्योगिकी पर शोध विभिन्न क्षेत्रों तक विस्तारित हो चुका है। तो देखते हैं किस पे। सबसे पहले कृषि पे देखते हैं। तो उर्वरक वितरण के लिए नैनो यूरिया, परिशुद्ध कृषि के लिए नैनो सेंसर और खेती में नैनो प्रसंस्करण तकनीक की शुरुआत। नैनो कैप्सूल विशिष्ट पौधों के क्षेत्रों में शाकनाशियों, रासायनिक उर्वरकों और जीनों के कुशल प्रवेश की सुविधा प्रदान करते हैं। आगे देखते हैं खाद्य उद्योग में। तो ऑक्सीजन संवेदनशील भोजन की ताजगी को बनाए रखने में नैनो संवर्धित अवरोध प्रभावी है। नैनो एनकैप्सुलेशन तकनीक विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट और स्वस्थ ओमेगा एसिड जैसे आवश्यक तत्वों की घुलनशीलता को बढ़ा सकती है। तो नैनो एनकैप्सुलेशन तकनीक जो है ये विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट और स्वस्थ ओमेगा एसिड जैसे आवश्यक तत्वों की घुलनशीलता को बढ़ा सकती है। नैनो बारकोड व्यक्तिगत उत्पादों को टैग करने और बेहतर उत्पाद सुरक्षा और जवाबदेही का पता लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो नैनो बारकोड जो होते हैं व्यक्तिगत उत्पादों को टैग करने और बेहतर उत्पाद सुरक्षा और जवाबदेही का पता लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब स्वास्थ्य क्षेत्र में देखते हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र, नैनोकण अपनी असाधारण परिशुद्धता के साथ दवा वितरण प्रणालियों में महत्वपूर्ण बन गए हैं। तो नैनोकण जो होते हैं ये अपनी असाधारण परिशुद्धता के साथ दवा वितरण प्रणालियों में महत्वपूर्ण बन गए हैं। क्वांटम डॉट्स का उपयोग सटीक निदान के लिए चिकित्सा इमेजिंग में किया जाता है। इंपॉर्टेंट है। तो क्वांटम डॉट्स का जो उपयोग है सटीक निदान के लिए चिकित्सा इमेजिंग में किया जाता है। अब आगे आते हैं वस्त्र और कपड़े। तो सिल्वर नैनो कणों से बने कपड़े अत्यधिक व्यायाम या कसरत करने के बाद भी ताज़ा और गंध रहित रहते हैं। तो सिल्वर नैनो कणों से जो कपड़े बने होते हैं ये अत्यधिक व्यायाम या कसरत करने के बाद भी ताज़ा और गंध रहित बने रहते हैं। इसके अलावा नैनो स्केल सिलिका या फ्लोरोकार्बन लेपित कपड़े पानी और दागों को दूर रखते हैं, उन्हें साफ और सूखा रखते हैं। अब आगे देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर प्रौद्योगिकी। इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर प्रौद्योगिकी।
सबसे पहले मोबाइल के बारे में देखते हैं। तो नैनो प्रौद्योगिकी ने स्मार्टफोन के लिए छोटे शक्तिशाली ट्रांजिस्टर और सेंसर बनाए हैं। तो नैनो प्रौद्योगिकी ने स्मार्टफोन के लिए छोटे शक्तिशाली ट्रांजिस्टर और सेंसर बनाए हैं। नैनो पदार्थ ऊर्जा भंडारण को बढ़ाते हैं, जिससे पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस को लाभ होता है। तो नैनो पदार्थ जो होते हैं ये ऊर्जा के भंडारण को बढ़ाते हैं, जिससे पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस को लाभ होता है। नैनो रैम तो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में कॉम्पैक्ट कुशल मेमोरी स्टोरेज की क्षमता प्रदान करती है। सेमीकंडक्टर क्षेत्र में देखते हैं। तो नैनो प्रौद्योगिकी ने छोटे, तेज और अधिक पोर्टेबल डिवाइस के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स के पैमाने को छोटा करने में मदद की है। पर्यावरण के बारे में देखें तो नैनो प्रौद्योगिकी ने पर्यावरण संरक्षण को सुगम बनाया है और संधारणीय ऊर्जा की ओर परिवर्तन में मदद कर रही है। पेरोस्काइट जैसे नैनो पदार्थ सौर पैनल दक्षता को काफ़ी बढ़ाते हैं। तो नैनो प्रौद्योगिकी ने पर्यावरण के क्षेत्र में भी काफ़ी अच्छा काम किया है। इसने संधारणीय ऊर्जा की ओर परिवर्तन में मदद की है और पेरोस्काइट जैसे नैनो पदार्थ सौर पैनल दक्षता को काफ़ी बढ़ाते हैं। अंतरिक्ष क्षेत्र में प्रणोदन के लिए हल्के सौर कक्ष बनाने में नैनो टेक्नोलॉजी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो प्रणोदन के लिए हल्के सौर कक्ष बनाने में नैनो टेक्नोलॉजी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जैसा कि नासा के नैनोसेल D2 मिशन द्वारा प्रदर्शित किया गया है। नैनो प्रौद्योगिकी अंतरिक्ष वातावरण में अंतरिक्ष यान के तापमान को प्रबंधित करने के लिए नैनो कोटिंग और फेज चेंज पदार्थों को नियोजित करके तापमान को विनियमित करती है। तो नैनो प्रौद्योगिकी जो है अंतरिक्ष वातावरण में अंतरिक्ष यान के तापमान को प्रबंधित करने के लिए नैनो कोटिंग और फेज चेंज पदार्थों को नियोजित करके तापमान को विनियमित करती है। यहाँ पे नैनो प्रौद्योगिकी देख लेते हैं, सकारात्मक पक्ष और नकारात्मक पक्ष। सबसे पहले सकारात्मक पक्ष देख लेते हैं। तो सूक्ष्मीकरण, लक्षित ड्रग डिलीवरी, स्मार्ट सामग्री, सटीक कृषि और विभिन्न क्षेत्रों में अनुप्रयोग, इसके सकारात्मक पक्ष हो गए। नकारात्मक पक्ष क्या हैं? स्वास्थ्य संबंधी खतरे, अनुसंधान एवं विकास की उच्च लागत, दीर्घकालिक जोखिम संबंधी डेटा का अभाव, पहचान में कठिनाई और जन जागरूकता की कमी, ये इसका नकारात्मक पक्ष हो गया। अब इसके लाभ क्या हैं ये देख लेते हैं। तो स्वच्छ ऊर्जा, जल और वायु शुद्धिकरण, स्वदेशीकरण पहल, चिकित्सा नवाचार और स्टार्टअप इकोसिस्टम, ये हो गया। अब चुनौतियाँ इसमें क्या क्या हैं? तो नैनो अपशिष्ट प्रदूषण, नैतिक और गोपनीयता से संबंधित मुद्दे, विनियामकी समस्याएं, पहुंच में असमानता और लोगों द्वारा विरोध, ये इसकी चुनौतियां हैं। तो इसके सकारात्मक पक्ष को भी हमने देखा, नकारात्मक पक्ष और इसके लाभ क्या है और चुनौतियां क्या हैं, ये सारी चीज़ें समझ गए। अब देखते हैं नैनो प्रौद्योगिकी का SWOT विश्लेषण। तो नैनो प्रौद्योगिकी का SWOT विश्लेषण, सबसे पहले नैनो प्रौद्योगिकी के लाभ, तो डिटेल में पढ़ते हैं नैनो प्रौद्योगिकी के लाभ को। पदार्थ के गुणों में वृद्धि, नैनो प्रौद्योगिकी बेहतर शक्ति, लचीलापन और चालकता वाले पदार्थों के निर्माण में सक्षम बनाता है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक्स, एरोस्पेस और स्वास्थ्य सेवा जैसे विभिन्न उद्योगों में प्रगति होती है। बेहतर ऊर्जा दक्षता, नैनो प्रौद्योगिकी ऊर्जा कुशल उपकरणों और प्रणालियों के विकास को सक्षम बनाती है, जिससे ऊर्जा की खपत और पर्यावरणीय प्रभाव जो है ये कम होता है। लक्षित दवा वितरण, नैनो कणों को विशिष्ट कोशिकाओं या ऊतकों तक सीधे दवाएं पहुंचाने के लिए डिज़ाइन किया जा सकता है, जिससे उपचार की प्रभावकारिता जो है बढ़ती है और दुष्प्रभाव कम होते हैं। तो लक्षित दवा वितरण इसमें इसका महत्वपूर्ण योगदान है। जल और वायु का शुद्धिकरण, नैनो पदार्थ जल और हवा से प्रदूषकों को प्रभावी ढंग से हटा सकते हैं, जिससे स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण के निर्माण में योगदान मिलता है। अगला पॉइंट है सूचना प्रौद्योगिकी। तो नैनो स्केल प्रौद्योगिकियाँ उच्च घनत्व डेटा भंडारण, तीव्र डेटा स्थानांतरण और क्वांटम कंप्यूटिंग की उन्नति के विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं। अब नैनो प्रौद्योगिकी से संबंधित चुनौतियाँ ये देख लेते हैं। तो स्वास्थ्य संबंधी चिंताएँ, नैनो कण सांस लेने, निगलने या त्वचा के संपर्क के माध्यम से मानव शरीर में प्रवेश कर सकते हैं, जिससे स्वास्थ्य पर उनके दीर्घकालिक प्रभावों के बारे में चिंताएं बढ़ जाती हैं। अगला चुनौती है पर्यावरणीय प्रभाव। तो पर्यावरण में नैनो पदार्थ के निर्मुक्त होने से गैर जैव अपघटनीय प्रदूषकों की एक नई श्रेणी का निर्माण हो सकता है
और पारिस्थितिकी तंत्र की कार्यप्रणाली में बाधा उत्पन्न हो सकता है। अगला है नैतिक विचार। नैनो प्रौद्योगिकी के नैतिक निहितार्थों में गोपनीयता, निगरानी तथा लाभ और जोखिमों ने न्याय संगत वितरण के संबंधित मुद्दे शामिल हैं। अज्ञात जोखिम। नैनो प्रौद्योगिकी की अपेक्षाकृत नई प्रकृति के कारण इसके संभावित जोखिमों के बारे में अभी भी अनिश्चितताएं विद्यमान हैं, जिसके लिए आगे अनुसंधान और मूल्यांकन की आवश्यकता है। निर्माण संबंधी खतरे। नैनो पदार्थों के उत्पादन में विषाक्त पदार्थों का उपयोग शामिल हो सकता है, जो उचित प्रबंधन न करने पर श्रमिकों और पर्यावरण के लिए जोखिम पैदा कर सकता है। नैनो पदार्थों की प्रकृति और विशेषताओं के बारे में जानकारी का अभाव, नैनो पदार्थों का पता लगाने और मापने के लिए अपर्याप्त तरीके आदि। IPR, नैनो प्रौद्योगिकी अवसंरचना आदि के अधिग्रहण के लिए उच्च लागत, ये इसकी चुनौतियाँ हो गईं। अगला पॉइंट है नैनो प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण। नैनो प्रौद्योगिकी क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करता है, जो स्वदेशी समुदायों के भीतर आत्मनिर्भरता और नवाचार को बढ़ावा देता है। सरकारी पहल। 2001 में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग DST ने नैनो प्रौद्योगिकी में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी पहल NSTI शुरू की। तो 2001 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने नैनो प्रौद्योगिकी में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए NSIT, नैनो विज्ञान प्रौद्योगिकी पहल, ये जो है शुरुआत की। नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। नैनो पदार्थ और नैनो उपकरण। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU का कार्बन नैनो ट्यूब फिल्टर, नैनो सेंसर का उपयोग करके टाइफाइड का पता लगाने वाली किट। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कार्बन नैनो ट्यूब फिल्टर BHU ने बनाया था, कार्बन नैनो ट्यूब फिल्टर, जो नैनो सेंसर का उपयोग करके टाइफाइड का पता लगाने वाली किट है। उद्यमिता और स्टार्टअप। नैनोशेल एक भारतीय स्टार्टअप एयरोस्पेस, ऑटोमोटिव और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों के लिए नैनो प्रौद्योगिकी उत्पादों का सक्रिय रूप से व्यवसायीकरण कर रहा है। कृषि में नैनो प्रौद्योगिकी। फसल उत्पादकता बढ़ाने और पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए नैनो उर्वरक, फसल निगरानी के लिए नैनो सेंसर और यहाँ पे कट गया है, आगे देखते हैं। ऊर्जा उन्नति के लिए नैनो प्रौद्योगिकी। भारत सौर सेल बैटरियों को उन्नत बनाने के लिए नैनो प्रौद्योगिकी का लाभ उठा रहा है। उदाहरण के लिए टाटा केमिकल की नैनो तकनीक आधारित ऊर्जा भंडारण प्रणाली पारंपरिक समकक्षों की तुलना में 10 गुना अधिक ऊर्जा संग्रहित कर सकती है। तो टाटा केमिकल की नैनो तकनीक आधारित जो ऊर्जा भंडारण प्रणाली है, पारंपरिक समकक्षों की तुलना में 10 गुना अधिक ऊर्जा संग्रहित कर सकती है। भारत में नैनो प्रौद्योगिकी भविष्य के लिए आशाजनक संभावनाएं सृजित करती है। अनुसंधान, विकास और अनुप्रयोगों में प्रगति के साथ इसमें स्वास्थ्य सेवा, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऊर्जा और पदार्थ जैसे विभिन्न क्षेत्रों में क्रांति लाने की क्षमता है। इस क्षेत्र के प्रति भारत की प्रतिबद्धता नवाचार, आर्थिक विकास और सामाजिक लाभ का मार्ग प्रशस्त करती है। कृषि क्षेत्र में नैनो प्रौद्योगिकी। हाल ही में उर्वरक सहकारी संस्था भारतीय कृषक उर्वरक सहकारी लिमिटेड IFFCO को उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 FCO के तहत नैनो जिंक और नैनो कॉपर तरल पदार्थों के लिए अनुमोदन प्राप्त हुआ है। तो हाल ही में उर्वरक सहकारी संस्था जो है भारतीय कृषक उर्वरक सहकारी लिमिटेड, जिसको IFFCO बोलते हैं, को उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 यानी FCO के तहत नैनो जिंक और नैनो कॉपर तरल पदार्थों के लिए अनुमोदन प्राप्त हुआ है। नैनो जिंक और नैनो कॉपर तरल पदार्थों के लिए। कृषि में नैनो प्रौद्योगिकी, इसको देख लेते हैं एक बार शॉर्ट में। कृषि में नैनो प्रौद्योगिकी तो फसल उत्पादन, सूक्ष्म पोषक तत्वों और वृद्धि नियामकों के लिए नैनो कण आधारित स्मार्ट डिलीवरी सिस्टम, नैनो कीटनाशक, नैनो शाकनाशी और बीज उपचार, ये फसल उत्पादन में। दूसरा है फसल सुधार, प्रभावी जीन परिवर्तन वाहकों के विकास के लिए नैनो कण NPS, CRISPR-Cas9 SgRNA की डिलीवरी के लिए नैनो मटेरियल आधारित तकनीक।
तो प्रभावी जीन परिवर्तन वाहकों के विकास के लिए नैनोकण MPS, CRISPR-Cas9 sgRNA की डिलीवरी के लिए नैनो मटेरियल आधारित तकनीक। अगला है परिशुद्ध कृषि, मृदा की स्थिति की निगरानी के लिए नैनो सेंसर, पौधों के रोगजनकों और कीटनाशकों की पहचान रोबोटिक तकनीक द्वारा, पौधों के लिए विशिष्ट उपचार। अगला पॉइंट है मृदा और जल उपचार। जल शोधन के लिए नैनो फाइबर झिल्ली, जीवाणु संदूषकों का फोटो कैटेलिटिक क्षरण, भारी धातु को हटाना, विलवणीकरण, जल और कृषि संबंधी प्रतिधारण के लिए जियोलाइट्स और नैनो क्ले। ये हो गया। अब कृषि इंजीनियरिंग, नैनो कोटिंग आधारित सामग्री, सटीक खरपतवार नियंत्रण या रोबोटिक निराई के लिए स्मार्ट मशीनों में बायोसेंसर। भंडारण और परिवहन, उत्पादों की ट्रैकिंग, बारकोड तकनीक, ऑक्सीकरण प्रक्रिया का पता लगाने के लिए नैनो सेंसर, खाद्य उत्पाद की स्मार्ट पहचान। ये कृषि प्रौद्योगिकी के बारे में, कृषि में नैनो प्रौद्योगिकी के बारे में हम लोग यहाँ पे संक्षिप्त में पढ़ लिए। आगे देखते हैं, डिटेल में थोड़ा पढ़ते हैं इसके बारे में। कृषि क्षेत्र में नैनो प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग। कृषि क्षेत्र में नैनो प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग हम लोग देखते हैं। सबसे पहले नैनो उर्वरक। नैनो कैप्सूल शाकनाशियों, रासायनिक उर्वरकों और जीनों को विशिष्ट पौधों के क्षेत्रों में कुशलतापूर्वक प्रवेश करने में सहायता करते हैं। तो नैनो कैप्सूल जो है ये शाकनाशियों, रासायनिक उर्वरकों और जीनों को विशिष्ट पौधों के क्षेत्रों में कुशलतापूर्वक प्रवेश करने में सहायता करते हैं, जिससे पर्यावरणीय प्रभाव को कम करते हुए आवश्यक पदार्थों की नियंत्रित और क्रमिक निर्मुक्ति सुनिश्चित होती है। ये हो गया। अब है नैनो कीटनाशक। नैनो स्केल कीटनाशक फार्मूलेशन पारंपरिक कीटनाशकों की तुलना में घुलनशीलता, फैलाव, लक्ष्य विशिष्ट वितरण और दक्षता को बढ़ाते हैं। नैनो सेंसर लघुकृत ऑप्टिकल, विद्युत, रासायनिक और चुंबकीय नैनो सेंसर वास्तविक समय में मिट्टी की गुणवत्ता, फसल वृद्धि, पर्यावरण, पौधों के रोगजनकों, नमी के स्तर आदि की निगरानी करते हैं। तो नैनो सेंसर जो होते हैं लघुकृत ऑप्टिकल, विद्युत, रासायनिक और चुंबकीय नैनो सेंसर वास्तविक समय में मिट्टी की गुणवत्ता, फसल वृद्धि, पर्यावरण, पौधों के रोगजनकों, नमी के स्तर आदि की निगरानी करते हैं। अगला है स्मार्ट डिलीवरी सिस्टम। जीन, शाकनाशियों, वृद्धि हार्मोन आदि जैसे कृषि एजेंटों की सटीक डिलीवरी के लिए नैनो पोरस जियोलाइट्स, सेल्यूलोज नैनोफाइबर, कार्बन नैनोट्यूब जैसे सामग्रियों का उपयोग प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। एंटीमाइक्रोबियल नैनो कोटिंग, इसके बारे में देखते हैं। तो ग्रीन हाउस ग्लास, प्लास्टिक फिल्मों और सिंचाई पाइपों पर कोटिंग के रूप में लगाए गए सिल्वर नैनोकण माइक्रोबियल बिल्डअप को रोकते हैं। इससे क्षय से बचाव होता है तथा कृषि अवसंरचना का स्थायित्व बढ़ता है। अगला पॉइंट है पौधों की बीमारियों का निदान। एंटीबॉडी से लेपित नैनो बारकोड और नैनो प्रोब्स पारंपरिक तकनीकों की तुलना में बैक्टीरिया और वायरस जैसे पौधों के रोगजनकों का तेज़ी से और सटीक रूप से पता लगाते हैं। बीज अंकुरण, जिंक, टाइटेनियम डाइऑक्साइड और सिलिका नैनोकणों के साथ बीजों की नैनो प्राइमिंग मोटे बीज के आवरण में प्रवेश करके और एंजाइम चयापचय को बढ़ाकर अंकुरण दर और पौधों की वृद्धि को तेज करती है। फलों पर नैनो कोटिंग ऑक्सीजन और नमी के प्रवेश को रोकती है, जिससे उनके पकने में देरी होती है और भंडारण के दौरान खराब होने से बचाया जा सकता है। अगला पॉइंट है कृषि में नैनो प्रौद्योगिकी की प्रमुख चुनौतियाँ। तो कृषि में नैनो प्रौद्योगिकी की प्रमुख चुनौतियाँ देखते हैं हम लोग। मिट्टी की गुणवत्ता, सूक्ष्मजीवी गतिविधि और मानव स्वास्थ्य पर नैनो पदार्थों के प्रभावों को जीवन चक्र विश्लेषण के माध्यम से अधिक मूल्यांकन की आवश्यकता है। भूमि पर पहुंचने वाले नैनो पदार्थों में मिट्टी को दूषित करने तथा सतह और भूजल को संदूषित करने की क्षमता होती है। अगला पॉइंट है नैनो उत्पादों के निर्माण के लिए आवश्यक अनुसंधान और विकास तथा विशेष विनिर्माण प्रणालियाँ छोटी कंपनियों के लिए प्रारंभिक निवेश को निषेधात्मक बनाती हैं। वर्तमान में कई नैनो पदार्थ केवल छोटी प्रयोगशाला पैमाने की मात्रा में उत्पादित किए जाते हैं,
अस्थायी गुणवत्ता के साथ स्केलेबल नियंत्रित उत्पादन के लिए तरीकों को उन्नत बनाना जो है ये आवश्यक है। मानकीकृत सुरक्षा डेटा और नैनो विशिष्ट विनियमों की कमी के कारण विनियामक अनिश्चितता व्यवसायीकरण को रोकती है। अगला पॉइंट है अंतः विषय विशेषज्ञता की कमी है जो नैनो विज्ञान, कृषि और खाद्य प्रौद्योगिकी को आपस में जोड़ती है। अगला पॉइंट है कृषि क्षेत्र में नैनो प्रौद्योगिकी संबंधी सरकारी पहलें। ये देख लेते हैं हम लोग। नैनो मिशन। नैनो मिशन क्या है? नैनो मिशन IISc बेंगलुरु में सेंटर फॉर नैनो साइंस एंड इंजीनियरिंग CENSC जैसे नैनो प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र शुरू किए गए हैं जो नैनो उर्वरकों और नैनोटेक खाद्य पैकेजिंग पर काम करते हैं। तो IISc बेंगलुरु में सेंटर फॉर नैनो साइंस एंड इंजीनियरिंग CENSC जैसे नैनो प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र शुरू किए गए हैं जो नैनो उर्वरकों और नैनोटेक खाद्य पैकेजिंग पर काम करते हैं। ICAR की पहलें। ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने पोषक तत्व वितरण के लिए नैनो बायोसेंटर, नैनो कीटनाशक और नैनो कैप्सूल विकसित करने के लिए IARI और IVRI में नैनो प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित किए हैं। नैनो यूरिया और नैनो DAP। इफ़को ने नैनो यूरिया और नैनो DAP उत्पादन में भारत को विश्व में पहला स्थान प्राप्त किया है। इफ़को ने नैनो यूरिया और नैनो DAP उत्पादन में भारत को विश्व में पहले स्थान पर ला दिया है। नैनो यूरिया का छिड़काव जमीन पर नहीं बल्कि पौधों पर किया जाता है जिससे मिट्टी में मौजूद प्राकृतिक तत्वों या केंचुओं के नष्ट होने की संभावना शून्य हो जाती है। नैनो उर्वरक। IARI ने फसल की वृद्धि और उपज में सुधार के लिए नैनो उर्वरकों के रूप में जिंक, काइटोसन और सिलिका के नैनो कणों का विकास किया है। IARI यानी इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो इसने फसलों की वृद्धि और उपज में सुधार करने के लिए नैनो उर्वरकों के रूप में जिंक, काइटोसन और सिलिका के नैनो कणों का विकास किया है। आगे की राह। अनुसंधान एवं विकास के लिए निवेश में वृद्धि। मापनीयता, विषाक्तता संबंधी चिंताओं और उत्पादन दक्षता जैसी चुनौतियों का समाधान करने के लिए अनुसंधान एवं विकास के लिए अधिक संसाधन आवंटित करने की आवश्यकता है। सहयोग दृष्टिकोण। कृषि के लिए नैनो प्रौद्योगिकी में नवाचार को गति देने के लिए शिक्षा, सरकार और उद्योग के बीच सहयोग को बढ़ावा देना। अगला है विनियामक ढांचे का विकास। विनियामक ढांचे का विकास कृषि में नैनो सामग्री के सुरक्षित उपयोग और व्यावसायीकरण के लिए स्पष्ट और मानकीकृत नियम स्थापित करना। अगला है निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करना। प्रोत्साहनों और साझेदारी के माध्यम से नैनो सक्षम कृषि उत्पादों के उत्पादन और व्यावसायीकरण को बढ़ाया जाएगा। निगरानी और मूल्यांकन कृषि में नैनो प्रौद्योगिकी अपनाने के पर्यावरणीय और सामाजिक आर्थिक प्रभावों को ट्रैक करने के लिए निगरानी प्रणाली स्थापित करना। स्वास्थ्य क्षेत्र में नैनो प्रौद्योगिकी, ये देखते हैं हम लोग। स्वास्थ्य क्षेत्र में नैनो प्रौद्योगिकी 2024-25 में भारत ने स्वास्थ्य सेवा अनुप्रयोगों के लिए नैनो प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण प्रगति की है, जिसमें दवा वितरण प्रणाली, कैंसर उपचार और नैदानिक उपकरणों पर केंद्रित कई शोध पहल शामिल हैं, जैसे लिपोसोमल नैनो कणों का उपयोग। ये विकास किफ़ायती स्वास्थ्य सेवा और सटीक चिकित्सा में सुधार के भारत के व्यापक लक्ष्यों के अनुरूप हैं। रोगी देखभाल और रोग प्रबंधन में क्रांति लाने के लिए नैनो मटेरियल का लाभ उठाते हैं। स्वास्थ्य और चिकित्सा क्षेत्र में नैनो प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग, ये देख लेते हैं। पहचान, मॉलिक्यूलर इमेजिंग, निगरानी, बायोमार्कर मैपिंग, लक्षित उपचार कैंसर में। तो मॉलिक्यूलर इमेजिंग से पहचान की जाती है, बायोमार्कर मैपिंग से निगरानी, और लक्षित उपचार जो है टारगेटेड थेरेपी कैंसर में की जाती है। थेरानोस्टिक्स तो ये देखें और इलाज करें। औषधि जांच, लेबलिंग, जीन डिलीवरी, ट्रांसफेक्शन, रोग निदान उपकरण और लेबलिंग, नैनो प्रत्यारोपण, ओरो आर्थोपेडिक उपयोग, अस्थि ऊतक इंजीनियरिंग, औषधि वितरण, चिकित्सीय उपयोग और नैनो सर्जरी नैनो रोबोट से।
अब स्वास्थ्य और चिकित्सा क्षेत्र में नैनो प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग देखते हैं। सबसे पहले निदान। क्वांटम डॉट्स और नैनो क्रिस्टल जैसी नैनो उपकरण और नैनो कणों का उपयोग रोगों का शीघ्र पता लगाने तथा निदान के लिए किया जाता है। तो क्वांटम डॉट्स और नैनो क्रिस्टल जैसे नैनो उपकरण और नैनो कणों का उपयोग जो है रोगों का शीघ्र पता लगाने तथा निदान के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए रैपिड कोविड-19 टेस्ट किट में प्रयोग किए जाने वाले सोने के नैनो कण। तो रैपिड कोविड-19 टेस्ट किट जो होता है उसमें सोने के कण प्रयोग किए जाते हैं। ड्रग डिलीवरी सिस्टम। नैनो लाइपोसोम और अन्य नैनो कैरियर विशिष्ट कोशिकाओं या ऊतक को लक्षित करते हैं, जिससे दवा की प्रभावकारिता में सुधार होता है और दुष्प्रभाव कम होता है। अगला पॉइंट है नैनो कण दवा को समाहित करते हैं। इससे स्वास्थ्य ऊतकों को कम से कम नुकसान पहुंचाए बिना सीधे कैंसर कोशिकाओं तक पहुंचाते हैं। तो नैनो कण जो है दवा को समाहित करते हैं, जिससे स्वास्थ्य ऊतकों को कम से कम नुकसान पहुंचाए बिना सीधे कैंसर कोशिकाओं तक पहुंचाते हैं। वास्तविक समय की निगरानी और दवा रिलीज के लिए एम्बेडेड सेंसर वाली स्मार्ट पिल्स संवेदन, इमेजिंग और दवा वितरण जैसे उन्नत कार्य करती है। कोशिका स्तर पर लक्षित दवा वितरण और सर्जरी के लिए नैनो रोबोट का उपयोग किया जाता है। पुनर्योजी चिकित्सा। पुनर्योजी चिकित्सा नैनो प्रौद्योगिकी का उपयोग ऊतक इंजीनियरिंग के लिए सामग्री विकसित करने में किया जाता है, जैसे कि जैविक ऊतकों की नकल करने वाले ढांचे जो ऊतकों की मरम्मत और पुनर्जनन में सहायता करते हैं। अगला है फार्मास्यूटिकल्स। तो नैनो कण दवाओं के फार्माकोकाइनेटिक्स में सुधार करते हैं। नैनो कण जो है दवाओं के फार्माकोकाइनेटिक्स में सुधार करते हैं, उनकी घुलनशीलता, स्थिरता और जैव उपलब्धता को बढ़ाते हैं, जिससे खुराक होता है और विषाक्तता कम हो जाती है। नैनो फाइबर का उपयोग घाव की ड्रेसिंग, सर्जिकल टेक्सटाइल प्रत्यारोपण, ऊतक इंजीनियरिंग और कृत्रिम अंगों में किया जाता है। उनमें उपचार गुण होते हैं और ये संवेदन क्षमताओं से युक्त स्मार्ट बैंडेज हैं। तो ये संवेदन क्षमताओं से युक्त स्मार्ट बैंडेज हैं और इनमें उपचार गुण भी होते हैं। नैनो चिकित्सा के समकक्ष विद्यमान चुनौतियाँ। तो नैनो चिकित्सा के समक्ष विद्यमान चुनौतियाँ क्या हैं, ये हम लोग देख लेते हैं। तो जैव अनुकूलता और सुरक्षा। जैव अनुकूलता और सुरक्षा देखते हैं। तो कोशिकाओं और जैविक प्रणालियों के साथ नैनो कणों की परस्पर क्रिया कभी कभी विषाक्तता उत्पन्न कर सकती है, जिससे संभावित स्वास्थ्य जोखिम हो सकते हैं। अगला है लक्ष्यीकरण सटीकता। यद्यपि लक्षित वितरण नैनो औषधि का एक प्रमुख लाभ है, स्वस्थ कोशिकाओं को प्रभावित किए बिना रोगग्रस्त कोशिकाओं को सटीक रूप से लक्षित करना एक महत्वपूर्ण चुनौती बनी हुई है। जैव संचय। नैनो कण जो है यकृत, तिल्ली, फेफड़े और मस्तिष्क जैसे अंगों में जमा हो जाते हैं। हालांकि इस तरह के संचय के दीर्घकालिक प्रभाव ज्ञात नहीं है। प्रतिरक्षा प्रणाली में हस्तक्षेप। कुछ नैनो कण प्रतिरक्षा प्रणाली को दबाते हैं, जबकि अन्य प्रतिरक्षा कोशिकाओं के लिए विषाक्त हो सकते हैं। जटिल प्रतिरक्षा संकेत मार्गों पर उनके प्रभाव का अभी भी अध्ययन किया जा रहा है। उच्च लागत। जटिल उत्पादन आवश्यकताओं के कारण उच्च लागत तथा बीमा कवरेज और प्रतिपूर्ति स्तरों के बारे में अनिश्चितता के कारण पहुंच और मुख्यधारा में उपयोग सीमित हो जाता है। ऊर्जा के क्षेत्र में देखते हैं। तो नैनो बैटरी। इसका उपयोग रिचार्जेबल लिथियम आयन बैटरियों को लंबे समय तक चलने में मदद करने के लिए किया जाता है। नैनो जनरेटर। ये लचीली पतली चादरें हैं जो जुड़ने पर संभावित ऊर्जा उत्पन्न करती हैं। अगला है फोटोवोल्टिक पेंट। फोटोवोल्टिक पेंट ये सौर पैनलों की जगह ले सकते हैं। किसी भी सतह पर सोलर पेंट लगाने से वह सूर्य से ऊर्जा ग्रहण करने और उसे बिजली में बदलने में सक्षम हो जाता है। तो किसी भी सतह पर सोलर पेंट लगाने से वह सूर्य से ऊर्जा ग्रहण करने और उसे बिजली में परिवर्तित करने में सक्षम हो जाता है। किसी पदार्थ के ऊपर नैनो कोटिंग करके उसे धूल, मिट्टी और गंदे होने से बचा सकते हैं। तो किसी पदार्थ के ऊपर नैनो कोटिंग करके उसे धूल, मिट्टी और गंदे होने से बचा सकते हैं, जिसमें गाड़ियाँ, घर में इस्तेमाल होने वाले टॉयलेट सीट जल्दी गंदे नहीं होते हैं। नैनो प्रौद्योगिकी से हानि।
तो इससे हानि क्या है ये भी हम लोग देख लेते हैं। नैनो कण से मानव तथा अन्य जीव जंतुओं पर बुरा असर पड़ेगा। जैसे कार्बन नैनो ट्यूब से की अधिक मात्रा का शरीर में जाने से कैंसर जैसी बीमारी होने की संभावना रहती है। तो कार्बन नैनो ट्यूब के अधिक मात्रा में शरीर में जाने से कैंसर भी हो सकता है। नैनो तकनीक से बना हथियार थोड़ी सी असावधानी होने के से जो है मानव जीवन को खतरा हो सकता है। नैनो तकनीक से तैयार लिपस्टिक, सन क्रीम जैसे पदार्थों के नैनो पार्टिकल त्वचा से खून में प्रवेश करके हीमोग्लोबिन अणुओं को प्रभावित कर सकते हैं, जिससे हमारे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। नैनो प्रौद्योगिकी के संभावित खतरों में ग्रे गू नामक एक पदार्थ के निर्माण की कल्पना की गई है। नैनो कणों को अपघटित नहीं किया जा सकता, जिसके कारण ये पर्यावरण समस्या उत्पन्न करते हैं। नैनो प्रौद्योगिकी को समझने के लिए कुछ प्रमुख संरचनाएं देखते हैं। तो यहाँ कुछ महत्वपूर्ण नैनो सामग्रियों की तस्वीरें हैं जो इस क्षेत्र की बुनियाद हैं। यहाँ पे देख सकते हैं भविष्य की संभावनाएं, नैनो रोबोट्स। वैज्ञानिकों का मानना है कि आने वाले दशकों खासकर 2030 से 2040 तक नैनो रोबोट्स हमारे शरीर के अंदर काम कर सकते हैं, जैसे कैंसर सेल्स को ढूंढकर नष्ट करना, धमनियों से प्लाक हटाना या मस्तिष्क से सीधे जानकारी जोड़ना। यहाँ कुछ कल्पनाशील लेकिन वैज्ञानिक आधार वाली नैनो रोबोट्स की तस्वीरें हैं। यहाँ पे तस्वीरें दी गई हैं, देख सकते हैं। अब यहाँ पे एक सारणी दी गई है, हम लोग देख लेते हैं। तो मुख्य अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस, वर्तमान और भविष्य, ये देखते हैं। तो क्षेत्र, उपयोग के उदाहरण और लाभ। तो चिकित्सा के क्षेत्र की बात करें तो उपयोग के उदाहरण क्या हैं? टारगेटेड दवा वितरण, कैंसर सेल्स तक सीधी दवा पहुंचाना। तो टारगेटेड थेरेपी में जो है कैंसर सेल्स तक सीधी दवा पहुंचाई जाती है, किसी दूसरे सेल को इफेक्टिव नहीं करती है, सीधे जहाँ पे कैंसरस सेल होती हैं वहीं पे उसका इफेक्ट होता है। नैनो सेंसर से जल्दी डायग्नोसिस, इसके अलावा नैनो सेंसर से जल्दी डायग्नोसिस हो जाता है। लाभ क्या है? कम साइड इफ़ेक्ट, बेहतर इलाज। इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में उदाहरण छोटे, तेज़ और कम बिजली खाने वाले चिप्स, फ्लेक्सिबल डिस्प्ले। लाभ क्या है? स्मार्टफोन, कंप्यूटर में क्रांति। ऊर्जा के क्षेत्र की बात करें तो अधिक कुशल सोलर सेल, बेहतर बैटरी, हाइड्रोजन स्टोरेज। लाभ क्या है? स्वच्छ और सस्ती ऊर्जा। कृषि के क्षेत्र में बात करें तो नैनो उर्वरक, कीटनाशक, पानी की बेहतर शुद्धिकरण और लाभ अधिक उत्पादन और कम नुकसान। पर्यावरण क्षेत्र की बात करें तो प्रदूषक हटाने वाले नैनो फिल्टर, तेल रिसाव साफ करने वाली सामग्री और लाभ पर्यावरण संरक्षण। तो पॉइंट हो ही गया कि वैज्ञानिकों का मानना है कि आने वाले दशकों खासकर 2030 से 2040 तक नैनो रोबोट्स जो है हमारे शरीर के अंदर काम कर सकते हैं, जैसे कैंसर सेल्स को ढूंढ कर नष्ट करना, धमनियों से प्लाक हटाना या मस्तिष्क में सीधे जाकर जानकारी जोड़ना। भारत में नैनो टेक्नोलॉजी पर अनुसंधान और काम जो है 2001 में नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव के गठन के साथ शुरू हुआ। तो भारत में टेक्नोलॉजी और पर अनुसंधान और काम जो है 2001 में नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव NSTI नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव के गठन के साथ शुरू हुआ। भारत सरकार ने नैनो मिशन नामक 5 वर्षीय कार्यक्रम शुरू किया गया, जिसके लिए 1000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया था। तो उस समय जो है भारत सरकार द्वारा नैनो मिशन नामक 5 वर्षीय कार्यक्रम शुरू किया गया था, जिसके लिए 1000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया था। भारत में नैनो प्रौद्योगिकी का विकास सरकार आधारित पहल है, जिसमें बीते कुछ दिनों में औद्योगिक भागीदारी को भी देखने को मिली है। नैनो टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव डिवीजन ने देश में नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में अनुसंधान विकास में उत्कृष्टता हासिल करने के लिए 5 प्रमुख केंद्र स्थापित किए हैं। तो नैनो टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव डिवीजन ने देश में नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में अनुसंधान विकास में उत्कृष्टता हासिल करने के लिए 5 प्रमुख केंद्र स्थापित किए हैं। कौन कौन से? जिसमें IIT बॉम्बे, IIT गुवाहाटी, IIT दिल्ली, IIT चेन्नई और IIT बेंगलुरु शामिल हैं। तो ये 5 प्रमुख केंद्र कौन से हैं? IIT बॉम्बे हो गया, IIT गुवाहाटी हो गया, IIT दिल्ली हो गया, IIT चेन्नई और IIT बेंगलुरु।
जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च जो है, जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च बेंगलुरु द्वारा देश में बड़े स्तर पर नैनो साइंस को लेकर विभिन्न परियोजनाओं के तहत अनुसंधान कार्य किए जा रहे हैं। फिर से एक पॉइंट देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च बेंगलुरु द्वारा देश में बड़े स्तर पर नैनो साइंस को लेकर विभिन्न परियोजनाओं के तहत अनुसंधान कार्य किए जा रहे हैं। नैनो टेक्नोलॉजी के उपयोग, तो नैनोपोर्स डीएनए अनुक्रमण को अधिक कुशल बनाने में उपयोग होता है नैनोपोर्स का। नैनो फ्लेयर्स, तो रक्त प्रवाह में कैंसर कोशिकाओं का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो नैनोपोर्स का उपयोग किसमें किया जाता है? डीएनए अनुक्रमण को अधिक कुशल बनाने में। नैनो फ्लेयर्स का उपयोग जो है रक्त प्रवाह में कैंसर कोशिकाओं का पता लगाने में। नैनो स्पंज का उपयोग किसमें किया जाता है? लाल रक्त कोशिका झिल्ली से लेपित बहुलक नैनोकण है जिनका उपयोग विषाक्त पदार्थों को अवशोषित करने और उन्हें रक्त प्रवाह को अवशोषित करने और उन्हें रक्त प्रवाह से निकालने के लिए किया जाता है। तो नैनो स्पंज जो है ये लाल रक्त कोशिका झिल्ली से लेपित बहुलक नैनोकण हैं जिनका उपयोग जो है विषाक्त पदार्थों को अवशोषित करने और उन्हें रक्त प्रवाह से निकालने के लिए किया जाता है। रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने के लिए मधुमेह पैड, दिल के दौरे के लिए नैनोटेक डिटेक्टर, धमनियों में ब्लॉक की जांच करने के लिए नैनो चिप्स, ये इसके उपयोग हो गए। अब कुछ प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं वो कंप्लीट करते हैं, फिर अगला चैप्टर हम लोग करेंगे। पहला दिया गया है, नैनो टेक्नोलॉजी में किस पैमाने पर कार्य किया जाता है? तो नैनोमीटर में। 1 नैनोमीटर में कितना किसके बराबर होता है? 10⁻⁹ मीटर। नैनो टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो किसने? नोरियो तानीगुची ने। नैनो टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? नोरियो तानीगुची ने। नैनो टेक्नोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? तो रिचर्ड फाइनमैन को। तो नैनो टेक्नोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो किया था नोरियो तानीगुची ने, जबकि नैनो टेक्नोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? रिचर्ड फाइनमैन को। आगे देखते हैं, नैनो कण का आकार सामान्यतः कितना होता है? तो 1 से लेके 100 नैनोमीटर। कार्बन नैनो ट्यूब्स किस तत्व से बने होते हैं? तो ये कार्बन से बने होंगे। नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग चिकित्सा क्षेत्र में किसके लिए होता है? तो ये नैनो दवाइयाँ, कैंसर उपचार, ड्रग डिलीवरी सिस्टम, उपरोक्त सभी। नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए किस लिए किया जाता है? तो छोटे चिप बनाने में, तेज प्रोसेसर में, कम ऊर्जा खपत में, उपरोक्त सभी में। क्वांटम डॉट्स किससे संबंधित हैं? तो ये प्रकाश उत्सर्जन से संबंधित हैं। जैसे नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग जल शोधन में कैसे होता है? नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग जल शोधन में कैसे होता है? जल शोधन की बात हो रही तो नैनो फिल्टर द्वारा, बैक्टीरिया नाशक द्वारा, भारी धातु हटाने में, तो उपयुक्त सभी में। अगला क्वेश्चन है, ग्रेफीन किसका एक रूप है? तो ग्रेफीन जो है एक कार्बन का एक रूप है। नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग कपड़ा उद्योग में क्यों किया जाता है? दाग प्रतिरोधी कपड़े, जलरोधी कपड़े, जीवाणुरोधी कपड़े, उपरोक्त सभी। नैनो टेक्नोलॉजी का कृषि में उपयोग किस लिए होता है? तो नैनो उर्वरक, फसल सुरक्षा, कीटनाशक, उपयुक्त सभी में। नैनो टेक्नोलॉजी आधारित सोलर सेल का क्या लाभ है? तो ये है कम लागत, हल्का वजन और अधिक दक्षता, उपरोक्त सभी हो जाएगा। नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग किस ऊर्जा क्षेत्र में हो रहा है? तो सौर ऊर्जा, बैटरी तकनीक, पवन ऊर्जा, इन सभी में हो रहा है। नैनो टेक्नोलॉजी में बॉटम अप अप्रोच का अर्थ क्या है? इंपॉर्टेंट है, नैनो टेक्नोलॉजी में बॉटम अप अप्रोच का अर्थ है परमाणु संरचना बनाना। नैनो रोबोट का संभावित उपयोग किस क्षेत्र में है? तो चिकित्सा में, रक्षा में, अंतरिक्ष में, इन सभी में। नैनो टेक्नोलॉजी से बने पदार्थों की विशेषता क्या होती है? तो नैनो टेक्नोलॉजी से बने जो पदार्थ होते हैं उनकी क्या विशेषता होती है? ये अधिक मजबूती प्रदान करते हैं, उच्च चालकता और हल्कापन, ये सभी इसकी विशेषता होती है। नैनो टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा खतरा किससे जुड़ा है? तो पर्यावरण प्रभाव, नैतिक मुद्दे और स्वास्थ्य जोखिम, उपयुक्त सभी हो जाएगा। भारत में नैनो टेक्नोलॉजी मिशन किस वर्ष प्रारंभ की गई? तो ये 2007 में। भारत में नैनो टेक्नोलॉजी मिशन जो है 2007 में प्रारंभ की गई। अब अगला चैप्टर है सूक्ष्म जीव विज्ञान, ये हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो देखते हैं सूक्ष्म जीव विज्ञान, माइक्रोबायोलॉजी, इसके बारे में देखते हैं।
जीव विज्ञान की वह महत्वपूर्ण शाखा है जो सूक्ष्म जीवों यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अध्ययन करती है। तो माइक्रोबायोलॉजी जो है जीव विज्ञान की वह शाखा है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अध्ययन करती है। ये वह जीव हैं जो इतने छोटे होते हैं कि नंगी आंखों से नहीं दिखते और इन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है। दिखाया गया यहाँ पे मुख्य सूक्ष्म जीव कौन कौन से होते हैं। तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में हम लोग देखते हैं। तो सूक्ष्म जीवों को मुख्य रूप से निम्नलिखित प्रकारों में बांटा गया है। किसमें किसमें? बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु, वायरसेस यानी विषाणु, कवक यानी फंजाई जैसे ईस्ट और फफूंदी हो गया, प्रोटोजोआ हो गया जैसे एक कोश की जंतु, शैवाल हो गए एल्गी, कुछ सूक्ष्म शैवाल। यहाँ पे दिखाया गया है जीवाणु, विषाणु और कवक, बैक्टीरिया, वायरस और फंजाई। हानिकारक प्रभाव, इनके हानिकारक प्रभाव क्या हैं ये देख लेते हैं। ये कई रोग पैदा करते हैं जैसे टीबी, टाइफाइड, कोरोना, डेंगू आदि। तो ये सारी बीमारियां पैदा करते हैं। खराब होने का कारण बनते हैं। खाना और दूध जो है इनकी वजह से ख़राब हो जाता है। लाभकारी प्रभाव क्या है? तो इनके लाभकारी प्रभाव भी हैं जैसे दही, छाछ, इडली, डोसा, पनीर बनाना, एंटीबायोटिक दवाएं जैसे पेनिसिलिन, खाद बनाना, बायोगैस उत्पादन, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाना, बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग में उपयोग। तो ये इनके लाभकारी प्रभाव भी हैं। अब सूक्ष्मजीव विज्ञान में प्रयोगशाला कैसे दिखती है? सूक्ष्मजीवों का अध्ययन करने के लिए प्रयोगशाला में इस्तेमाल होने वाले मुख्य उपकरण कौन कौन से हैं? तो सूक्ष्मदर्शी हो गया, माइक्रोस्कोप, पेट्री डिश ये क्या है? जिसमें जीवाणु कल्चर करते हैं। एक सामान्य माइक्रोबायोलॉजी की यहाँ पे झलक दी गई है। पेट्री डिश क्या होता है? जिसमें जीवाणु कल्चर करते हैं। यहाँ पे दिखाया गया है, ये माइक्रोस्कोप है। सूक्ष्मजीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये देखते हैं सूक्ष्मजीव। सूक्ष्मजीव ऐसे छोटे जीव होते हैं जिन्हें सामान्यतः आंखों से नहीं देखा जा सकता। इन्हें देखने के लिए एक विशेष यंत्र की आवश्यकता होती है जिसे सूक्ष्मदर्शी या फिर माइक्रोस्कोप बोलते हैं। कुछ सूक्ष्मजीवों जैसे कवक को आवर्धक लेंस की सहायता से भी देखा जा सकता है। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के चरण में सर्वप्रथम सूक्ष्मजीवों का ही विकास हुआ था। सबसे पहले सूक्ष्मजीव ही यहाँ पे आए थे। सूक्ष्मजीव वायु, जल, मिट्टी, पौधों एवं जंतुओं के शरीर में पाए जाते हैं। ये एक कोश की अथवा बहुकोश की हो सकते हैं। यहाँ पे सूक्ष्मजीव के बारे में दिखाया गया है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोशिकी, अकोशिकी। अकोशिकी में विषाणु आता है यानी कि वायरस। कोशिकी में आता है एक कोशिकी, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। और इधर कोशिकी यानी एसेलुलर होते हैं विषाणु यानी कि वायरस। तो एक कोशिकी में कौन आएगा? जीवाणु, प्रोटोजोआ और कुछ शैवाल आएंगे। जबकि बहुकोशिकी में कवक, कुछ शैवाल जैसे नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी, बीजी। तो ये हो गया। फिर से देख लीजिए, कोशिकी में आएगा विषाणु यानी वायरस। कोशिकी में दो पार्ट होता है, एक कोशिकी और बहुकोशिकी। एक कोशिकी में जीवाणु, प्रोटोजोआ, कुछ शैवाल आते हैं, जबकि बहुकोशिकी में कवक और कुछ शैवाल जैसे नील हरित शैवाल आ गए। कुछ शैवाल एक कोश की जबकि कुछ शैवाल जो है बहुकोश की होते हैं। सूक्ष्म जीवों को मुख्यतः 4 भागों या फिर वर्गों में विभाजित किया गया है जैसे जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ तथा शैवाल। ये हो गए। विषाणु जो है, वायरस भी सूक्ष्म जीव होते हैं किंतु वह अन्य सूक्ष्म जीवों से भिन्न होते हैं। तो विषाणु भी, वायरस भी एक सूक्ष्म जीव है लेकिन अन्य से वे भिन्न होते हैं। विषाणु अकोशिकी एवं परपोषी सूक्ष्म जीव है। ये अकोशिकी यानी एसेलुलर और परपोषी सूक्ष्म जीव है। सर्वप्रथम सूक्ष्म जीवों की खोज सन 1683 में हॉलैंड के वैज्ञानिक एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने जीवाणु के रूप में की थी। तो सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म की खोज जो है ये 1683 ईस्वी में हॉलैंड के एक वैज्ञानिक थे एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। इन्होंने जीवाणु यानी बैक्टीरिया के रूप में की थी। ल्यूवेनहॉक ने स्वयं द्वारा निर्मित सूक्ष्मदर्शी से दांत की खुरचन में इन जीवाणुओं को देखा तथा इन्हें सूक्ष्म जीव यानी टीनी एनिमैलिक्यूल कहा था। तो इसको क्या नाम दिया था इन्होंने? टीनी एनिमैलिक्यूल्स, सूक्ष्म जीव। एरनबर्ग ने इन सूक्ष्म जीवों को जो है जीवाणु नाम दिया। तो इसको सूक्ष्म जीवों को जीवाणु नाम यानी बैक्टीरिया किसने दिया? ये एरनबर्ग ने दिया था।
जीवाणु बैक्टीरिया के बारे में देखते हैं। तो जीवाणु जो है हरित लवक रहित यानी क्लोरोप्लास्ट इसमें नहीं होता है, एक कोश की यानी यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक सूक्ष्म जीव होते हैं। इनकी कोशिका भित्ति जो है मोटी होती है, यानी सेल वॉल जो होती है इनकी वो मोटी होती है, तथा पेप्टाइडोग्लाइकन जो है ये इसकी बनी होती है। तो इनकी जो सेल वॉल होती है ये पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है और मोटी होती है। इनमें केंद्रक का अभाव होता है, इनमें केंद्रक का जो है अभाव होता है। इनमें जनन मुख्यतः जो है विखंडन द्वारा होता है, विखंडन द्वारा इनमें जनन होता है। जीवाणुओं के अध्ययन को जो है जीवाणु विज्ञान, अंग्रेजी में याद रखिए बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। विषाणु के बारे में देखते हैं। वायरस, विषाणु की खोज जो है रूसी वनस्पति वैज्ञानिक इवानोव्स्की ने 1892 ईस्वी में की थी। तो वायरस की खोज किसने की थी? इवानोव्स्की ने। कब? 1892 में। ये रूसी वैज्ञानिक थे। विषाणु अति सूक्ष्म अकोशिकी यानी नॉन सेलुलर व परजीवी होते हैं। ये परपोषी के अंदर जनन रिप्रोडक्शन करते हैं। इनमें जनन प्रायः गुणन यानी मल्टीप्लिकेशन द्वारा होता है, इसीलिए बहुत तेज ये बढ़ते हैं, मल्टीप्लाई करते रहते हैं। तो ये जनन कैसे करते हैं? परपोषी के अंदर, और इनमें जनन प्रायः गुणन यानी मल्टीप्लिकेशन द्वारा होता है। इन्हें सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है। तो ये ना तो सजीव होते ना तो निर्जीव, इन दोनों के बीच की ये कड़ी होते हैं। फंगस देखते हैं। कवक यानी फंजाई। कवक या फफूंद जीवों का एक विशाल समुदाय है जिसे प्रायः वनस्पतियों में वर्गीकृत किया जाता है। पर्ण हरित विहीन यानी क्लोरोफिल इसमें भी नहीं होता है, होने के कारण कवक जो है अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। ये विविध पोषी होते हैं तथा इनमें प्रजनन बीजाणुओं के द्वारा होता है। इनमें प्रजनन जो होता है बीजाणुओं के द्वारा होता है। इनमें संचित भोजन जो है ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। इनमें भोजन जो है ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। इनकी कोशिका भित्ति जो है ये काइटिन की बनी होती है। ध्यान रखिएगा, कवक यानी फंजाई की जो कोशिका भित्ति होती है ये काइटिन की बनी होती है। कवक का अध्ययन जो है माइकोलॉजी कहलाता है। तो कवक का अध्ययन जो है माइकोलॉजी कहलाएगा, और एल्गी का यानी एल्गी जो होता है शैवाल, उसका अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाएगा। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। आप शैवाल देखते हैं, एल्गी। शैवाल पादप जगत के अंतर्गत सबसे सरल जीव है। ये हरित लवक युक्त, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। संवहन ऊतक रहित स्वपोषी सूक्ष्म जीव हैं। इनकी कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। तो एल्गी की कोशिका भित्ति जो होती है ये सेल्यूलोज की बनी होती है। इनमें संचित भोजन मंड यानी कि स्टार्च के रूप में रहता है। इनमें प्रचलन के लिए फ्लैजेला यानी कशाभिका पाए जाते हैं। प्रोटोजोआ देखते हैं। प्रोटोजोआ सामान्यतः एक कोश की यूकैरियोटिक सूक्ष्म जीव हैं। इनमें श्वसन तंत्र का अभाव होता है तथा ये ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। इनमें श्वसन तंत्र का अभाव होता है और ये ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। इनमें पाचन के लिए खाद्य रिक्तिका फूड वैक्यूल तथा उत्सर्जन के लिए संकुचनशील रिक्तिका कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होते हैं। इनमें पाचन के लिए जो होता है फूड वैक्यूल होता है और उत्सर्जन के लिए कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होते हैं। सूक्ष्म जीवों की मानव जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका है। कुछ सूक्ष्म जीव मानव स्वास्थ्य एवं जीवों के लिए लाभदायक होते हैं, जबकि कुछ हानिकारक होते हैं तथा जीवों में रोग के कारण होते हैं। आप कुछ लाभदायक सूक्ष्म जीव देखते हैं। सूक्ष्म जीव प्रकार और उपयोगिता। तो लैक्टोबैसिलस, तो ये जीवाणु होता है यानी बैक्टीरिया होता है। उपयोगिता क्या है? दही, दूध से दही के निर्माण में। तो यही लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया होता है जिसके कारण ही दूध से दही बनता है। राइजोबियम क्या है? ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये भी बैक्टीरिया है जो कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण द्वारा भूमि की उर्वरता बढ़ाता है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में ये उपयोग होता है राइजोबियम। पेनिसिलियम नोटेटम, ये क्या है? तो ये कवक है। पेनिसिलियम नोटेटम जो है एक प्रकार का फंगस है जो कि प्रतिजैविक पेनिसिलिन के निर्माण में ये प्रयोग किया जाता है। ईस्ट, तो ईस्ट भी एक कवक है जो कि ब्रेड, अल्कोहल और बियर के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला है लेमिनेरिया। लेमिनेरिया जो है एक प्रकार की शैवाल होती है जिससे आयोडीन प्राप्त करने में इसका उपयोग किया जाता है। क्लोरेला क्या है? ये भी एक शैवाल है। तो एक क्लोरीन नामक प्रतिजैविक प्राप्त किया जाता है क्लोरेला से। अब हानिकारक सूक्ष्म जीव देखते हैं जो कि लाभदायक से ज़्यादा तो हानिकारक सूक्ष्म जीव हैं। क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिनम, तो एक प्रकार का जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया है
तो कौन सा प्रभाव होता है, भोजन को ये विषाक्त बना देते हैं। तो ये भोजन को जो है क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम विषाक्त बना देते हैं। अगला है क्लॉस्ट्रीडियम चावेई, ये भी बैक्टीरिया है। ये जानवरों का काला पैर रोग जो है ये उत्पन्न करता है, जानवरों का काला पैर रोग, क्लॉस्ट्रीडियम चावेई। वाइब्रियो कालरी, नाम से ही यहाँ पे पता चल रहा है, वाइब्रियो कालरी ये कालरा उत्पन्न करता है। तो ये भी एक बैक्टीरिया है, ये मनुष्यों में हैजा रोग यानी कि कालरा पैदा करता है। इंटेरोवायरस, तो इंटेरोवायरस, इसमें वायरस है तो यानी विषाणु है वायरस, ये पोलियो रोग इससे होता है, ध्यान रखिएगा। इंटेरोवायरस से ये पोलियो रोग होता है, ये एक प्रकार का वायरल बीमारी है। लीजा वायरस, तो ये रेबीज़ वायरस को लीजा वायरस बोलते हैं। ये रेबीज़ नामक बीमारी पैदा करता है जो कि कुत्ते के काटने से होता है। तो लीजा वायरस जो हो गया रेबीज़ वायरस। प्लाज्मोडियम, तो ये प्रोटोजोआ होता है जो कि मलेरिया नामक रोग होता है। प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ है जिससे मलेरिया नामक रोग होता है। लिशमैनिया डोनोवानी, लिशमैनिया डोनोवानी जो है ये भी प्रोटोजोआ है जिससे काला अजार होता है, काला अजार। रोगाणु रोधक प्रतिरोध AMR, रोगाणु रोधक प्रतिरोध, रोगाणु रोधी प्रतिरोध AMR तब होता है जब बैक्टीरिया, वायरस, कवक और परजीवी समय के साथ बदल जाते हैं और दवाओं पर प्रतिक्रिया नहीं करते हैं, जिससे संक्रमण का इलाज करना कठिन हो जाता है और बीमारी फैलने का खतरा बढ़ जाता है। एक बार फिर से देखते हैं, रोगाणुजनक प्रतिरोध AMR, रोगाणु रोधी प्रतिरोध AMR तब होता है जब बैक्टीरिया, वायरस, कवक और परजीवी समय के साथ बदल जाते हैं और दवाओं पर प्रतिक्रिया नहीं करते हैं, जिससे संक्रमण का इलाज करना कठिन हो जाता है और बीमारी फैलने का खतरा बढ़ जाता है। यानी ये रेजिस्टेंस हो जाते हैं एंटीबायोटिक के खिलाफ, तो उस दवा का इफेक्ट नहीं होता है। दवा प्रतिरोध के परिणाम स्वरूप एंटीबायोटिक्स और अन्य रोगाणुरोधी दवाएं अप्रभावी हो जाती हैं और संक्रमण का इलाज करना कठिन या असंभव हो जाता है। AMR की वैश्विक तीव्रता और भारत में AMR की तीव्रता ये देखते हैं। तो WHO ने AMR को शीर्ष 10 वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरों में से एक घोषित किया है। इंडिया की बात करें तो विश्व की AMR राजधानी भारत में दुनिया में सबसे अधिक संक्रामक रोग का बोझ है, जिसमें बहुप्रतिरोधी रोगजनकों के कारण होने वाले संक्रमण भी शामिल हैं। अनुमानों से पता चलता है कि प्रभावी हस्तक्षेप के बिना AMR 2050 तक सालाना लगभग 2 मिलियन मौतों का कारण बन सकता है। ये वर्ल्ड की बात हो रही है। इंडिया की बात करें तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2017 से वर्ष 2022 के बीच रिपोर्ट किए गए AMR मामले 4.5 गुना से अधिक बढ़ गए हैं। AMR से वर्ष 2030 तक वैश्विक वार्षिक GDP में जो है $3.4 ट्रिलियन का नुकसान हो सकता है। तो AMR से जो है 2030 तक वैश्विक वार्षिक GDP में $3.4 ट्रिलियन का नुकसान हो सकता है। भारत की बात करें तो कुल मात्रा के मामले में भारत एंटीबायोटिक दवाओं का दुनिया का सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। AMR के कारण 2.4 करोड़ लोग गंभीर निर्धनता में जा सकते हैं। ये वर्ल्ड की बात करें तो भारत में ICMR अध्ययन के अनुसार E. coli सबसे आम बैक्टीरिया था, जो वर्ष 2022 में AMR के 33% मामलों के लिए जिम्मेदार था। भारत में रोगाणु रोधक प्रतिरोध AMR के कारण एंटीबायोटिक दवाओं का अत्यधिक उपयोग। लैंसेट के अनुसार भारत संपूर्ण विश्व में एंटीबायोटिक दवाओं का सबसे बड़ा उपभोक्ता है, जहां 2000 से 2015 के मध्य खपत में जो है 62% की वृद्धि हुई है। अगला पॉइंट है दवाओं की काउंटर बिक्री। भारत में एंटीबायोटिक्स बिना डॉक्टरी सलाह के आसानी से उपलब्ध है, जिससे उनका अनुचित उपयोग होता है। तो भारत में जो है एंटीबायोटिक्स जो है बिना डॉक्टरी सलाह के भी आपको मिल जाती है। तो AMR का फुल फॉर्म क्या होता है? एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, रोगाणुजनक प्रतिरोध। ध्यान रखिएगा, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। अगला जो है नए उपभेदों का उद्भव।
नए उपभेदों का उद्भव। तो भारत में वर्ष 2008 और 2019 के बीच ग्लेशियरों से लेकर मोबाइल फ़ोन स्क्रीन तक के स्थानों में कुल 378 नई माइक्रोबियल प्रजातियां खोजी गई हैं। पोल्ट्री और पशु चिकित्सा में एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग। भारत में पोल्ट्री और पशु चिकित्सा उद्योग में संक्रमण को रोकने और उसका इलाज करने के लिए एंटीबायोटिक दवाओं का असंगत रूप से उपयोग किया जाता है। उदाहरण कोलिस्टिन। अगला है अपशिष्ट जल प्रदूषण। अपशिष्ट जल उपचार संयंत्रों में एंटीबायोटिक अवशेष AMR के विकास के लिए संभावित हॉटस्पॉट के रूप में कार्य करते हैं, क्योंकि उनका भूजल में निस्पंदन हो जाता है। AMR को रोकने के लिए भारत द्वारा उठाए गए कदम। AMR यानी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को रोकने के लिए भारत में कौन कौन से कदम उठाए गए, ये देखते हैं हम लोग। तो वर्ष 2017 से 2021 के लिए AMR पर भारत की राष्ट्रीय कार्य योजना या 6 महत्वपूर्ण मुद्दों पर संबोधित करती है। तो वर्ष 2017 से 21 के लिए AMR पर भारत की राष्ट्रीय कार्य योजना 6 महत्वपूर्ण मुद्दों को संबोधित करती है। कौन कौन से? AMR के बारे में जागरूकता और समझ उत्पन्न करना, निगरानी के माध्यम से ज्ञान और साक्ष्य को सुदृढ़ करना, प्रभावी संक्रमण रोकथाम और नियंत्रण के माध्यम से संक्रमण की घटनाओं को कम करना, स्वास्थ्य, पशुओं और भोजन में रोगाणु रोधी एजेंटों के उपयोग को अनुकूलित करना, AMR गतिविधियों, अनुसंधान एवं नवाचारों के लिए निवेश को बढ़ावा देना। AMR गतिविधियों, अनुसंधान एवं नवाचारों के लिए निवेश को बढ़ावा देना। AMR पर भारत के नेतृत्व को मजबूत करना। AMR पर दिल्ली घोषणा। ये क्या है? AMR पर दिल्ली घोषणा। NAP AMR के शुभारंभ के अवसर पर एक अंतर मंत्रालय सहमति पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें AMR की रोकथाम पर समर्थन देने का संकल्प लिया गया। AMR पर रेड लाइन जागरूकता अभियान। AMR पर रेड लाइन जागरूकता अभियान। तो यह लोगों से आग्रह करता है कि वह डॉक्टर की सलाह के बिना एंटीबायोटिक दवाओं सहित ऊर्ध्वाधर रेड लाइन से चिन्हित दवाओं का उपयोग ना करें। तो बिना डॉक्टर की सलाह से एंटीबायोटिक दवा न लें। AMR की रोकथाम में वैश्विक प्रयास। रोगाणु रोधी प्रतिरोध पर WHO की वैश्विक कार्य योजना। AMR पर WHO की वैश्विक कार्य योजना देखते हैं। तो रोगाणु रोधी प्रतिरोध यानी कि AMR की बढ़ती समस्या से निपटने के लिए जो वैश्विक स्वास्थ्य के लिए एक बड़ा खतरा है, वैश्विक रोगाणु रोधी प्रतिरोध और उपयोग निगरानी प्रणाली ग्लास। वैश्विक रोगाणु रोधी प्रतिरोध और उसकी निगरानी प्रणाली ग्लास राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर AMR और रोगाणु रोधी उपयोग AMU पर डेटा के मानकीकृत संग्रह, विश्लेषण और साझा करने के लिए यह एक वैश्विक प्रणाली है। तो ये वैश्विक प्रणाली है ग्लास। WHO की आवश्यक दवाओं की सूची रोगाणु रोधी को 3 समूहों में वर्गीकृत करती है। तो WHO की आवश्यक दवाओं की सूची रोगाणु रोधी को 3 समूहों में वर्गीकृत करती है। पहला एक्सेस, सामान्य संक्रामक रोगों के इलाज के लिए पहली और दूसरी पसंद की एंटीबायोटिक्स। दूसरा वॉच, उच्च प्रतिरोध क्षमता वाले एंटीबायोटिक्स जिनका पहली और दूसरी पसंद के उपचार के रूप में उपयोग कम संख्या में सिंड्रोम तक सीमित होना चाहिए। रिजर्व, एंटीबायोटिक्स का उपयोग मुख्य रूप से अंतिम उपाय उपचार विकल्प के रूप में किया जाना चाहिए। तो ये 3 चीज़ें बताई गई हैं। UNGA ने रोगाणु रोधी प्रतिरोध यानी AMR पर राजनीतिक घोषणा जो है इसको अपनाया है। तो लक्ष्यों में 2030 तक AMR से संबंधित मृत्यु, जो कि वर्तमान में 4.95 मिलियन वार्षिक है, में 10% की कमी शामिल है। तो 2030 तक का लक्ष्य है कि जो AMR से संबंधित मृत्यु वर्तमान में 4.95 मिलियन वार्षिक हो रही है, उसमें 10% की कमी लाना। टिकाऊ राष्ट्रीय वित्त पोषण और $100 मिलियन अमेरिकी के उत्प्रेरक समर्थन का आह्वान किया गया। मानव स्वास्थ्य, कृषि और पर्यावरण में बहुक्षेत्रीय कार्रवाई पर जोर दिया गया। 70% एंटीबायोटिक्स जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक्सेस समूह से आनी चाहिए। कृषि खाद्य प्रणालियों में रोगाणु रोधी उपयोग में महत्वपूर्ण कमी, रोगाणु रोधी उत्सर्जन से पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम। अगला है WHO की महामारी संधि पैंडेमिक ट्रीटी। अप्रैल 2025 में 3 वर्षों से अधिक की बातचीत के बाद
WHO के सदस्य देशों ने महामारी की रोकथाम, तैयारी और प्रतिक्रिया में वैश्विक सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से एक महामारी समझौते के मसौदे पर अंतिम रूप दिया। कब? अप्रैल 2025 में। महामारी संधि के प्रावधान। तो महामारी संधि के प्रावधान क्या है देख लेते हैं। प्रारंभिक चेतावनी और पता लगाना। प्रारंभिक चेतावनी और पता लगाना। संधि के तहत देशों को बेहतर निगरानी, डेटा संग्रहण और अंतर्राष्ट्रीय डेटा साझाकरण के माध्यम से महामारी के लिए प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली में सुधार करने की आवश्यकता है। उद्देश्य तो कोविड-19 महामारी के अनुभवों से सीखना और नए माइक्रोबियल खतरों का जवाब देने के लिए वैश्विक क्षमताओं को बढ़ाना। जोखिम आकलन। संधि देशों को महामारी के जोखिमों का आकलन करने और प्रतिक्रिया योजना, चिकित्सा भंडारण और स्वास्थ्य सेवा प्रशिक्षण जैसी प्रबंधन रणनीतियाँ स्थापित करने के लिए बाध्य करती हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। यह संधि सूचना साझा करने, ज़रूरतमंद देशों की सहायता करने और संयुक्त रूप से टीके और उपचार विकसित करके महामारी का प्रबंधन करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को अनिवार्य बनाती है। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग यह संधि जो है ये सूचना साझा करने, ज़रूरतमंद देशों की सहायता करने और संयुक्त रूप से टीके और उपचार विकसित करके महामारी का प्रबंधन करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को अनिवार्य बनाती है। WHO की महामारी संधि, पैंडेमिक ट्रीटी। महामारी संधि के लाभ। तो महामारी संधि के लाभ क्या हैं? समन्वय में वृद्धि। संधि का उद्देश्य महामारी के दौरान देशों के बीच समन्वय को बढ़ाना है ताकि साझा जानकारी, संसाधन और विशेषज्ञता सुनिश्चित की जा सके। संशोधित प्रारंभिक चेतावनी। संधि महामारी के लिए प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली को बेहतर बनाने में मदद करेगा। इससे देश महामारी के प्रसार को रोकने के लिए जल्दी कार्रवाई कर सकेंगे। टीकों और उपचारों तक पहुँच में वृद्धि। संधि महामारी के लिए टीकों और उपचारों तक पहुँच बढ़ाने में मदद करेगी। इससे जीवन और आजीविका की रक्षा करने में मदद मिलेगी। अगला है गैर संचारी रोग, NCD। गैर संचारी रोग। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय गैर संचारी रोग की रोकथाम एवं नियंत्रण कार्यक्रम NPNCD के अंतर्गत गहन विशेष NCD जांच अभियान शुरू किया है। तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय गैर संचारी रोग की रोकथाम एवं नियंत्रण कार्यक्रम NPNCD के अंतर्गत गहन विशेष NCD जांच अभियान शुरू किया है। गैर संचारी रोगों NCD को समझना। तो NCD दीर्घकालिक बीमारियां हैं जो संक्रामक या संचारणीय नहीं होती हैं। प्रमुख प्रकारों में शामिल हैं। इसका कारण प्रायः खराब आहार, गतिहीन व्यवहार, तंबाकू और शराब का सेवन जैसे जीवन शैली कारक होते हैं। जैसे हृदय संबंधी रोग जैसे दिल का दौरा, स्ट्रोक, कैंसर, क्रोनिक दीर्घकालिक श्वसन रोग जैसे COPD, अस्थमा, मधुमेह इत्यादि, ये NCDs हैं, गैर संचारी रोग। NCDs के लिए जोखिम कारक। व्यवहारिक। तंबाकू का उपयोग, अस्वास्थ्यकर आहार, शारीरिक निष्क्रियता और अत्यधिक शराब का सेवन हो गया। जैविक में क्या है? बढ़ा हुआ रक्तचाप, अधिक वजन या मोटापा, उच्च रक्त ग्लूकोज और कोलेस्ट्रॉल का स्तर। पर्यावरणीय क्या है? तो शहरी प्रदूषण, पौष्टिक भोजन तक निम्न पहुंच और तनाव। सामाजिक आर्थिक में बात करें तो गरीबी, सीमित स्वास्थ्य देखभाल पहुंच और कम जागरूकता स्तर इत्यादि। गैर संचारी रोगों का बोझ। वैश्विक परिदृश्य। गैर संचारी रोगों के कारण वैश्विक स्तर पर लगभग 74% मृत्यु होती है। गैर संचारी रोगों के कारण जो है वैश्विक स्तर पर लगभग 74% मृत्यु होती है। इनमें से 77% से अधिक मृत्यु निम्न और मध्यम आय वाले देशों में होती है। तो जितने भी मृत्यु होती है 74%, उनमें से 77% से अधिक मृत्यु निम्न और मध्यम आय वाले देशों में होती है। NCD से होने वाली वार्षिक मृत्यु के प्रमुख कारणों में शामिल है। तो कौन कौन से शामिल हैं? हृदय संबंधी रोग जो है वार्षिक 17.9 मिलियन वार्षिक की बात हो रही है। कैंसर से 9.3 मिलियन, दीर्घकालिक श्वसन रोग से 4.1 मिलियन और मधुमेह से 2 मिलियन। भारतीय परिदृश्य। भारतीय परिदृश्य देखते हैं तो गैर संचारी रोगों के कारण होने वाली कुल मौतों में से 60% से अधिक जो है भारत में होती है।
तो गैर संचारी रोगों के कारण होने वाली कुल मौतों, पूरे विश्व में होने वाली मौतों में 60% जो है ये भारत में ही होती हैं। जीवन शैली से संबद्ध बीमारियां विशेषकर शहरी क्षेत्रों में बढ़ रही हैं। 2024 के राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल डेटा से ज्ञात होता है 30 से 49 वर्ष की आयु के 28% भारतीयों में उच्च रक्तचाप के प्रारंभिक लक्षण दिखते हैं, यानी हाई ब्लड प्रेशर के। वयस्कों में मधुमेह का प्रसार जो है 11.3% है। वयस्कों में डायबिटीज का प्रसार जो है 11.3% है। तंबाकू के उपयोग और अस्वास्थ्यकर आहार पद्धति का उच्च प्रचलन। भारत में गैर संचारी रोगों का प्रभाव। शिक्षा। बचपन में एनसीडी के कारण शैक्षिक प्राप्ति 1.2 से 4.2 वर्ष तक कम हो जाती है। जीवन प्रत्याशा। एनसीडी निम्न सामाजिक आर्थिक समूहों के व्यक्तियों को असमान रूप से प्रभावित करते हैं। आर्थिक प्रभाव। विश्व स्वास्थ्य संगठन का अनुमान है कि गैर संचारी रोगों के कारण भारत को 2030 तक 280 लाख करोड़ रुपए से अधिक का आर्थिक नुकसान होगा। तो WHO की माने तो भारत को 2030 तक 280 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होगा गैर संचारी रोगों की वजह से। लिंग आधारित प्रभाव। एनसीडी का प्रचलन जो है महिलाओं प्रति 1000 में 62 में, पुरुषों प्रति 1000 में 36 की तुलना में अधिक है। तो एनसीडी का प्रचलन जो है महिलाओं में ज़्यादा है, महिलाओं में प्रति 1000 में 62, जबकि पुरुषों में प्रति 1000 में 36। कार्यबल उत्पादकता। दीर्घकालिक बीमारियां श्रम शक्ति की कार्यकुशलता को कम करती हैं तथा राजस्व हानि का कारण बनती हैं। गैर संचारी रोगों से निपटने के संबंधी पहलें। कौन कौन सी पहलें हैं? वैश्विक पहलों की बात करें तो सतत विकास लक्ष्य SDG तीसरा और चौथा। 2030 तक एनसीडी से होने वाली असामयिक मृत्यु दर को 1/3 तक कम करने का लक्ष्य है। WHO वैश्विक कार्य योजना 2013 से 30 रोकथाम और नियंत्रण के लिए विस्तारित रणनीति। WHO वैश्विक कार्य योजना 2013 से 30 रोकथाम और नियंत्रण के लिए विस्तारित रणनीति। वैश्विक एनसीडी कॉम्पैक्ट 2020 से 2030 एनसीडी बोझ को कम करने के लिए वैश्विक प्रतिबद्धता को मजबूत करता है। भारतीय पहल देखते हैं तो गैर संचारी रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम NPNCD सार्वभौमिक और किफ़ायती स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए 2013-14 में इसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत शामिल कर लिया गया। NPNCD के उद्देश्य क्या हैं? तो सामुदायिक सहभागिता और मीडिया के माध्यम से स्वास्थ्य जागरूकता और व्यवहार परिवर्तन को बढ़ावा देना, समय पर हस्तक्षेप के लिए व्यापक जांच और शीघ्र निदान लागू करना, देखभाल के सभी स्तरों पर बुनियादी ढांचे और मानव संसाधनों को मजबूत करना, निगरानी, मूल्यांकन और रसद प्रबंधन के लिए मजबूत ICT सक्षम प्रणालियों को विकसित करना। अमृत योजना। अमृत योजना क्या है? कैंसर और हृदय संबंधी बीमारियों के लिए सस्ती दवाइयाँ उपलब्ध कराना। अमृत योजना के तहत कैंसर और हृदय संबंधी बीमारियों के लिए सस्ती दवाइयाँ उपलब्ध कराई जाती हैं। ईट राइट इंडिया मूवमेंट। ईट राइट इंडिया मूवमेंट संतुलित और पौष्टिक आहार को बढ़ावा देना है। फिट इंडिया मूवमेंट दैनिक शारीरिक गतिविधि और फिटनेस को प्रोत्साहित करता है। तो दोस्तों इसका भी थियरी कंप्लीट हुआ। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बचे हैं, उसके बाद हम लोग प्रश्न कर लेंगे। देख लेते हैं। दही बनाने में लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु सहायक होते हैं, यानी बैक्टीरिया। पनीर, सिरका, डबल रोटी, शराब, इडली, डोसा, ब्रेड और खमीर आदि के बनाने में ईस्ट नामक फफूंद यानी कि फंगस जो है ये सूक्ष्म जीवों का विशेष योगदान है। कुछ प्रतिजैविक औषधियाँ एंटीबायोटिक जो है पेनिसिलिन फफूंद से, स्ट्रेप्टोमाइसिन जीवाणु से तथा क्लोरिलिन नामक जो है दवा शैवाल से बनाई जाती है। तो कुछ एंटीबायोटिक जो हैं पेनिसिलिन नामक फंगस से, स्ट्रेप्टोमाइसिन नामक बैक्टीरिया से और क्लोरीन जो है ये शैवाल से यानी एल्गी से बनाया जाता है। राइजोबियम नामक जीवाणु जो है राइजोबियम नामक जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया जो है लेगुमिनेसी यानी दलहनी पौधों की जड़ों की गांठों में पाई जाती है। ये जीवाणु वायु में जो है नाइट्रोजन को अवशोषित करके नाइट्रोजन यौगिक को नाइट्रेट और नाइट्राइट में परिवर्तित कर मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर देती है। इससे मृदा की उर्वरता बढ़ती है। अब हम लोग MCQs देख लेते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है। तो पहला प्रकाश संश्लेषी ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाला जीव जो है पृथ्वी पर प्रकट हुआ था।
पहला प्रकाश संश्लेषी ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाला जीव पृथ्वी पर कौन सा प्रकट हुआ था? साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी। यदि किसी जीवाणु में केवल एक सिरे पर फ्लैजेला होता है तो इसे क्या कहा जाता है? इसे मोनोट्राइकस कहते हैं। एक सिरे पे होगा तो मोनोट्राइकस। निम्नलिखित में से कौन मोनेरा समूह से संबंधित नहीं है? मोनेरा समूह से बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा संबंधित है, जबकि डायटम मोनेरा ग्रुप से नहीं है। ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किया जाने वाला खमीर क्या होता है? तो किण्वन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। ये इंपॉर्टेंट है। ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किया जाने वाला खमीर ईस्ट जो होता है ये किण्वन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है, यानी फर्मेंटेशन। कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति जो है काइटिन की बनी होती है। शैवाल निम्नलिखित में से किस समूह से संबंधित है? तो ये थैलोफाइटा से संबंधित है। थैलोफाइटा। निम्नलिखित जीवों में से कौन प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बना सकता है? तो ये इनमें से केवल शैवाल जो है ये यानी एल्गी अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण से बनाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु गंगा नदी में पाया जाता है? तो ये कोलीफॉर्म जीवाणु गंगा नदी में पाया जाता है। कोशिका भित्ति वाला सबसे छोटा सजीव जीव कौन सा है? कोशिका भित्ति वाला। तो यह है जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया। ईस्ट का उपयोग डैश के उत्पादन में किया जाता है। तो ये एल्कोहल के उत्पादन में इसका उपयोग किया जाता है ईस्ट का। सूक्ष्मतम कोशिका कवक द्रव्य यानी माइक्रोप्लाज्मा में पाई जाती है। कवक द्रव्य है तो ये जीवाणु। माइक्रोबायोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? तो एंटोनी वॉन लीeuwenhoek। बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किससे बनी होती है? तो ये पेप्टाइडोग्लाइकॉन की बनी होती है। पेप्टाइडोग्लाइकैन बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति में मुरेमिक अम्ल की मात्रा अधिक होती है। ये सत्य है कि ये सत्य है? ये सत्य है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति में मुरेमिक अम्ल की मात्रा अधिक होती है। निम्न में से कौन प्रोकैरियोटिक जीव है? तो फंगस, प्रोटोजोआ, एल्गी जो है यूकैरियोटिक हैं, जबकि बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक है। स्पाइरलम बैक्टीरिया की आकृति कैसी होती है? स्पाइरलम इसकी आकृति सर्पिलाकार होती है। स्पाइरल। एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो फ्लेमिंग ने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। टीबी क्षय रोग के कारक जीवाणु का नाम क्या है? तो ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा होता है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस टीबी। इनमें से कौन वायरस है? इनमें से वायरस कौन सा है? तो ये HIV जो है ये वायरस है। जीवाणुओं में स्पोर निर्माण किसके द्वारा होता है? जीवाणुओं में स्पोर निर्माण जो है बैसिलस और क्लॉस्ट्रिडियम के द्वारा होता है। लाइम रोग, लाइम डिजीज़ का कारक क्या है? तो बोरेलिया बर्गडोर्फेरी है। बोरेलिया बर्गडोर्फेरी। नाइट्रोजन स्थिरीकरण यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले जीवाणु कौन से हैं? तो ये राइजोबियम है। ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। अगला है एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट में मुख्य अंतर क्या है? एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट में क्या अंतर है? तो ये एंटीसेप्टिक जीवित ऊतक का प्रयोग करता है, जबकि डिसइंफेक्टेंट निर्जन वस्तु पर। एंटीसेप्टिक जो है जीवित ऊतक पर प्रयोग होता है, जबकि डिसइंफेक्टेंट जो है निर्जन वस्तु पर। तो ये दोनों सही हो जाएंगे। ऑटोक्लेव में किस तापमान पर स्टेरिलाइजेशन होता है? ऑटोक्लेव में किस तापमान पर स्टेरिलाइजेशन होता है? तो 121 डिग्री सेल्सियस पर 15 PSI। फर्मेंटेशन में मुख्य रूप से कौन सा जीवाणु उपयोग होता है? तो ये होता है लैक्टोबैसिलस, जिससे कि दही बनता है। अगला क्वेश्चन है पाश्चराइजेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यह है रोगजनक जीवाणुओं को मारना, पाश्चराइजेशन। एंडोस्पोर किस में पाए जाते हैं? तो बैसिलस एंथ्रैक्सिस में। बैसिलस एंथ्रैसिस एंडोस्पोर। निम्न में से कौन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है? फोटोसिंथेटिक रोडोस्पिरिलम। रोडोस्पिरिलम बैक्टीरिया जो है फोटोसिंथेटिक है। तो रोडोस्पिरिलम जो है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हो गया। प्लाज्मिड्स क्या है? तो प्लाज्मिड्स जो है अतिरिक्त छोटा DNA है। कौन सा बैक्टीरिया ग्राम निगेटिव है? तो एचेरिचिया कोलाई।
एस्चेरिचिया कोलाई जो है ग्राम नेगेटिव है। क्वारंटाइन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो रोग के प्रसार को रोकना। ये चैप्टर ख़त्म हुआ दोस्तों। तो 2 चैप्टर आज हम लोगों ने कंप्लीट किए। इसका PDF आप लोग टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। बाकी टेलीग्राम चैनल पर रेगुलर आपको क्विज मिलता रहेगा, तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। बाकी एक लोअर PCS का ग्रुप भी है जहाँ पे आप लोग डिस्कशन भी कर सकते हैं, तो भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।